नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 14 जुलाई 2022 एसएससी एमटीएस के तृतीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा तृतीय पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों एक कंबाइंड वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तुर्क शासन का सही क्रम क्या है। तुर्क शासन का सही क्रम क्या है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे और 3-3, 4-4 शासक के नाम दिए गए थे उल्टा पुल्टा करके। तो शासक का सही क्रम होगा, गुलाम वंश के जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले रहा होगा। 2 नंबर पे फिर आराम शाह रहा होगा, आराम शाह। और 3 नंबर पे जो रहा होगा इल्तुतमिश रहा होगा। फिर 4 नंबर पे रजिया सुल्तान जो भारत की प्रथम महिला शासिका भी हुई। तो इस प्रकार का क्रम था, क्योंकि जो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये तुर्क समाज से बिलोंग करते थे, ये तुर्क के रहने वाले थे। तो ये तुर्क शासक के सही क्रम इस प्रकार का रहा होगा। अब बात करें गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्ट के लिए। और साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है, लाखों का दान देने वाले कहा जाता है। बात करें दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने वंश ने शासन किया, तो 5 वंशों ने शासन किया, जो इस प्रकार है इनका क्रम। सबसे पहले गुलाम आए, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी वंश आया लास्ट में। और इसके बाद जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान जो है बाबर की जीत हुई और इससे जो है मुगल वंश की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। एक पुस्तक से प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध आत्मकथा या बायोग्राफी है करेज एंड कन्विक्शन के लेखक कौन है। तो इस प्रकार का पुस्तक पूछा गया था, करेज एंड कन्विक्शन। तो दोस्तों करेज एंड कन्विक्शन के लेखक जो है ये विजय कुमार सिंह और शिव कुमार, ये दोनों सम्मिलित रूप से हैं। तो इस प्रकार का जो भी ऑप्शन में या तो ये दोनों रहे होंगे या फिर कोई एक रहे होंगे, तो यही राइट आंसर करके आना था। यह बीके सिंह की आत्मकथा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि एक जाति एक वंश का नारा किसने दिया था। दोस्तों एक जाति एक वंश का नारा जो है ये श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। वहाँ पे राइट आंसर यही ऑप्शन में दिया गया था और ये जो है राइट आंसर था। दोस्तों कोई भी प्रश्न फेक नहीं है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ कराया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट किया गया ये प्रश्न है। पहले पूछा कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगती है, अब पूछा गया कि अम्बुबाची मेला कहाँ कराई जाती है। वहाँ पे जो है इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो एक ऑप्शन जो होगा कि कामाख्या मंदिर के परिसर में कराया जाता है और यह असम का एक प्रसिद्ध मेला है। असम के और प्रसिद्ध त्योहारों में बिहू है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य वगैरह वगैरह है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था भारतीय संविधान से कि राज्य नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो दोस्तों राज्य नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत की जो कार्यवाही वाली बात कही गई है, ये आर्टिकल 243 से ए से लेके ओ तक, ये बीच के जो भी आर्टिकल है सारे इन्हीं चीज़ों को कवर करते हैं किसी न किसी रूप में। तो आपको जैसा ऑप्शन रहा होगा वैसा आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि खाली 243 ही रहो तो वो भी राइट आंसर होगी। बात करें खाली ग्राम पंचायत की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 40 में है, पंचायत का चर्चा। अब बात करें ग्राम पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुई थी भारत में, तो ये राजस्थान से हुई थी। कब हुई थी, 1959 में राजस्थान के नागौर से होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 73वां संविधान संशोधन, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित समितियां हैं। तो आपको आने वाले शिफ्ट के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप रख लीजिएगा, ये छपेगी कि फला समिति किस चीज़ से रिलेटेड है। एक प्रश्न नृत्य से आया था कि संगराय नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों मैंने त्रिपुरा का नृत्य तो सजेस्ट किया था, लाई हरोबा, लेकिन संगराय नहीं किया था। लेकिन संगराय पूछा गया था, तो संगराय जो है ये त्रिपुरा से संबंधित है। आने वाले जो शिफ्ट रहेगा आप लाई हरोबा को रखे रहें। लाई हरोबा किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आप आगामी समय में एग्जाम देने वाले हैं तो ये एनालिसिस का जो सीरीज है आपके लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल रहने वाली है। साथ ही साथ इनका PDF आप जरूर प्राप्त कर लें टेलीग्राम ज्वाइन करके। यह मोग आदिवासी के समुदाय के लोग के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य, संगराय नृत्य। बात करें नागालैंड की प्रमुख त्यौहार, तो ये हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है जो नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है। संघी त्यौहार भी त्रिपुरा में ही होता है। तो आने वाले शिफ्ट के लिए आप संघी त्यौहार भी रख लीजिए, हॉर्नबिल भी रख लीजिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि नवंबर 2021 में आपके राशन आपके द्वार योजना, ये योजना का नाम है कि आपके राशन आपके द्वार का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था। तो 2021 में चलाया गया था मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा आपके राशन आपके द्वार योजना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मध्य
मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक जनजातीय समुदाय इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहला राजस्थान है तथा सबसे अधिक वन वाला राज्य भी है। इसे बाघ राज्य, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था। दोस्तों मैं ओलंपिक को पोस्टमार्टम कर देता हूं, तो जो है वहां से कोई भी क्वेश्चन छूटने की आपकी संभावना ही नहीं बनती है। तो मैंने इससे पहले वाला जो सेकंड शिफ्ट का वीडियो दिया वहां भी बताया था कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का जो है कारनामा ये अभिनव बिंद्रा जी 2008 में बीजिंग ओलंपिक में किए थे। ये ओलंपिक कहाँ करवाया गया था? बीजिंग में। भारत अब तक ओनली 10 स्वर्ण पदक ही जीत चुका है ओलंपिक के अंदर, जिसमें 8 तो ओनली हॉकी में जीता है और 2 में से एक नीरज चोपड़ा जीता है और एक जो है अभिनव बिंद्रा जीते हैं। तो 10 जो है स्वर्ण पदक अब तक प्राप्त किए हैं। बात करें भारत जो है लेटेस्ट वाली ओलंपिक 2021 में जो हुआ था 20 वाली, तो उसमें कितने पदक जीते? तो इसमें 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। ओलंपिक में 10 स्वर्ण पदक अब तक है भारत का, जिसका मैंने विश्लेषण कर ही दिया। 8 जो है हॉकी में और 2 में से एक अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में और एक जो है अभी लेटेस्ट वाला नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में। एक ओलंपिक में कब से भारत भाग ले रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में आ सकता है। तो ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 में होती है और भारत जो है द्वितीय ओलंपिक 1900 में भाग लेना स्टार्ट करता है। ये कहाँ से भाग ले रहा है? पेरिस ओलंपिक से। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है जिसकी परमाणु क्रमांक कितनी है? 1 है। ये पीरियोडिक टेबल में प्रथम स्थान पे विराजमान है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। भारी जल का संकेत आपके लिए फायदेमंद रहेगा आने वाले शिफ्ट के लिए D2O। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि भीम यूपीआई जो है भारत का, इसका QR कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना। तो ये बना है भूटान। भूटान ने करार किया है भारत के साथ कि यहाँ का जो भीम यूपीआई है उनको जो है यूज करेगा। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? ये थिम्पू है। आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न फिर से रिपीट किया गया था बिरजू महाराज से। हम ये बता रहे हैं कि जो भी कलाकार चर्चा में है उनसे काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बिरजू महाराज का अभी निधन हो गया है हाल ही में, तो ये काफी चर्च में है और लगातार ये 3-4 शिफ्ट में पूछ दिया गया। तो बिरजू महाराज जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, तो ये 1983 में दिया गया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या है? तो बृजमोहन शर्मा है। आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना कब हुई भारत में। दोस्तों आज़ादी के बाद, आज़ादी हम कब लिए? 1947 में। तो इसके बाद प्रथम जनगणना जो है 1951 में कराया गया था। अब जनगणना का इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के अंदर। जनगणना प्रथम बार कब होती है? 1872 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। उसके बाद जनगणना को नियमित 10 वर्षों के अंतराल पे जो कराए जाने की सिलसिला शुरू हुई, ये 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के समय में। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। संविधान, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि संविधान के भाग 6 में कुल कितने अनुच्छेद है। तो संविधान के भाग 6 में जो है कुल 152 से लेकर 237 तक आप काउंट कर सकते हैं। ये सारे अनुच्छेद भाग 6 के अंतर्गत ही अवस्थित है। एक प्रश्न आया था, डायरेक्ट सीधा पूछा गया था कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है। एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान के अजमेर जिला में स्थित है। एक प्रश्न आया था कि कोको कोला के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन था कि कोको कोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसे शाहरुख खान को बनाया गया है कोको कोला का ब्रांड एम्बेसडर। एक प्रश्न आज फिर टीपू सुल्तान से रिलेट करके पूछा गया था कि टीपू सुल्तान का शासन काल क्या रहा। इनकी शासन अवधि का काल पूछा था, यही पूछा था, या फिर टीपू सुल्तान सेकंड शिफ्ट में तो ये पूछा था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट में। लेकिन इसमें पूछा था कि टीपू सुल्तान का शासनकाल क्या था। तो इनका शासनकाल जो है 1782 ईस्वी से 1799 तक रहा, क्योंकि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। बात करें टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे, तो ये हैदर अली के पुत्र थे। किसके? हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा भारत के समुद्री सीमा वाला देश है। दोस्तों भारत के समुद्री सीमा वाला देश वैसे आप काउंट करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार ये समुद्री सीमा भी साझा करती है और स्थलीय सीमा यानी जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करती है। तो 3 तो ये हो गए और एक पूर्ण रूप से श्रीलंका। तो ये हो गया 4 देश। तो इनमें से जो भी ऑप्शन रहा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, या तो फिर श्रीलंका ही अकेला रहा होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः जलीय सीमा वाला भारत के पड़ोसी देश है जहां वर्तमान
में क्राइसिस चल रहा है। श्रीलंका जलीय सीमा वाला देश है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि गुजरात की जो तटरेखा की लंबाई है ये सबसे अधिक है। भारत में 2 नंबर का जो स्थान है ये आंध्र प्रदेश का आता है। और भारत में कुल तटों की लंबाई कितना है तो 7516.6 किलोमीटर है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी प्रश्न आया सभी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया और सभी प्रश्न रियल थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा किसी भी चीज़ की प्रॉपर तैयारी के लिए।